हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल की बेस पे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो आप इसको करिए। जितना भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप निखरते जाएंगे। आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17। तो आपको याद होगा कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, वहाँ पे हमने 16 तक क्वेश्चन किया था। और यहाँ से है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से, जहाँ पे हमको प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, मेसोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू, यानी जो प्रोकैरियोट में मेसोसोम होते हैं वो किसके जैसे फंक्शन करते हैं, यानी जो इनका फंक्शन है वो किसके सिमिलर है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को तब कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मेसोसोम का फंक्शन क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि मेसोसोम जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन अभी के लिए बता देती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो भी रेस्पिरेशन का काम करता है। तो जो मेसोसोम है प्रोकैरियोट्स का वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, यानी मेसोसोम का फंक्शन भी है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको आप याद रखना, मेसोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो सेल इन्वेलप है प्रोकैरियोट्स का वो किसका बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो उसमें 3 लेयर इन्वेलप होते हैं। सेल इन्वेलप है जिसमें सबसे आउटर लेयर होता है, यानी ये क्या है, आउटर लेयर है। जो सेल वॉल है ये मिडिल लेयर है, और जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है ये इनर लेयर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेल इन्वेलप होता है प्रोकैरियोट्स का वहाँ पे 3 लेयर होते हैं, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा कि सेल इन्वेलप आप प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ, तो आप क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो इसको भी आप याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम की तो बात ही नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोलस इसमें। चलिए मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो इसको तो छोड़िए, यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस हम नहीं बोलते। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मैं बार बार आपको बताती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीसोम्स हैविंग 2 कंपोनेंट, यानी जो पॉलीसोम्स हैविंग 2 कंपोनेंट, वन इज राइबोसोम विच अनदर इज, यानी मैंने आपको पॉलीसोम बताया था। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंपोनेंट तो ये खुद बता दिया कि वन इज राइबोसोम, एक है हमारा राइबोसोम, अनदर क्या है, mRNA। mRNA से ही ये राइबोसोम जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, mRNA। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेसोसोम। मेसोसोम का फंक्शन क्या नहीं है। मेसोसोम के फंक्शन में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट, ये सब काम करता है कौन, मेसोसोम्स। लेकिन फ्रेंड्स मेसोसोम का रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं है। अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन में जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे मैंने आपको बताया था पिलाई, ये जो पिलाई होता है या पिलस हम बोल देते हैं, ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, यानी बैक्टीरिया के। वैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, पर जब भी वहाँ पे डिवीजन वगैरह होता है तो वहाँ पे पिलाई हेल्प करता है, यानी रिप्रोडक्शन में हम बोल सकते हैं कि पिलाई हेल्प करता है। और मेसोसोम जो है वो रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, यानी ये इसके फंक्शन है, लेकिन रिप्रोडक्शन इसका फंक्शन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी कितना अच्छे से घुमा के बनाया है।
लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब अगर इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, वैसे मैं आपको राइबोसोम का ये सब यूनिट बताऊंगी, अभी मैंने बताया नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है यहाँ पे 70S राइबोसोम होते हैं। किस में होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। और 80S कहाँ पे होते हैं? यूकैरियोट में। तो फ्रेंड्स ये जो 70S राइबोसोम होता है इसका कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे लार्जर सब यूनिट होता है इसका 50 और स्मॉलर होता है 30। अब आप सोचेंगे 50 + 30 = 80 होता है, पर ऐसा नहीं है। आप इस पे मत जाना, इसको ऐड नहीं करना है। आपको बस इतना याद रखना है, जो 70S राइबोसोम है वहाँ पे इसका लार्जर सब यूनिट 50 है और स्मॉलर जो है वो 30 है, और जो 80 है यहाँ पे 60 है इसका लार्जर और 40 है स्मॉलर। यानी अब आप बोलेंगे कि 60 + 40 = ये 100 हो गया। तो ऐसा यहाँ पे इसको जोड़ने की कोशिश मत करना, बस ये होता है तो होता है। अब ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की क्या बात है? तो जब आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो है स्मॉलर सब यूनिट हो गया और ये लार्जर सब यूनिट, तो इस तरह से जो है ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमसे बात की जा रही लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट में तो 70S है और 70S का जो लार्जर होता है वो होता है 50S राइबोसोम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? न्यूक्लियर इन्वेलप, मिसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम बार बार इसको पढ़े हैं कि जो प्रोकैरियोट होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें होता है, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बिखरा पड़ा होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या होता है? इन्वेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, यानी जो गैस वैक्यूल्स होता है वो किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बोथ एंड बी एंड ऑल बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स गैस वैक्यूल है जो मैंने आपको बताया था ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हम यहाँ पे बोलेंगे, यानी ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, यानी जो म्यूरेमिक एसिड होता है वो किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ईस्ट, ऑल फंजाई। यहाँ पे फ्रेंड्स म्यूरेमिक एसिड जिसको म्यूरिन बोलते हैं वो पाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो वो किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल डजंट हैव, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या नहीं होता? डज नॉट हैव, उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वहाँ पे न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, सेंट्रियोल भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज जो है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन। जो मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जो mRNA है यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम इससे जुड़ जाते हैं, वही बोला जा रहा, फिर ये एक चेन बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, फैगोसोम या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसको आप चाहे पॉलीसोम बोलिए या फिर पॉलीराइबोसोम बोलिए, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो याद रखना, जब एक सिंगल mRNA से कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और ये भी याद रखना ये केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सिंगल mRNA से सिंगल राइबोसोम अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोट्स का वो किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे काइटिन जो है वो फंजाई के सेल वॉल का कंपोनेंट है, यानी जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। सेलुलोज जो है प्लांट सेल जो है, प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। ग्लूकोज एमीन की बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स है वो बना होता है म्यूकोपेप्टाइड या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड, जो भी बोलें, ये जो है यहाँ पे राइट है। इसको हम बायोमॉलिक्यूल में ये सब डिस्कस करेंगे, ये टर्म जो यहाँ पे काइटिन, सेलुलोज, म्यूकोपेप्टाइड, ये सब जो है फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है, इसका केमिकल कंपोजिशन, ये सब हम जो है बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए याद रखिए सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इन प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर आर, यानी जो
इन प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमेटोफोर है ये क्या है, मतलब ये हमको बताना है। तो ये है जो है स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ सेल, यानी ये सेल के वो मतलब कौन से कलर का होगा, ऐसा कुछ इसका फंक्शन होता है। या फिर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके शेप को ऑर्गेनाइज करता है, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड, जो शेप को ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है ये करता है हमारा सेल वॉल। क्या करता है? सेल वॉल। तो इसमें ये नहीं होगा। और ये कलरेशन मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है मेसोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में। तो सिंपल सा आपको फोटोसिंथेसिस ढूंढना है। इंक्लूजन बॉडी लाइंग फ्री इनसाइड द सेल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। सिंपल सा याद रखना फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या है? इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विच बिकम्स एक्सटेंसिव एंड कम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल सही है कि ये मतलब सेल मेम्ब्रेन है उसी का इंटरनली, देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल आपको बताया था। एक्सटर्नल में क्या क्या है हमारा? फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री। लेकिन इंटरनल एक्सटेंशन जो है वो था हमारा मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। मीसोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है यानी ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इस तरह से इसको आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोट्स इज, जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट में वो क्या होता है? बेसिकली नेकेड होता है, एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स प्रोटीन, इन्वेलप बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डोंट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये तो गलत है। इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात तो होती नहीं प्रोकैरियोट में, यहाँ पे नेकेड होता है जो भी होता है। एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, मैंने आपको बताया था जब यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंस बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो उसमें डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है, वो कैसा होता है? नेकेड होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? वही हमारा डीएनए, आरएनए। तो डीएनए जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली नेकेड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज बेसिकली नेकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेलप्ड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होता है मस्त होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इजीली बन जाएंगे, अदरवाइज आप इसमें जो है घूमते रहेंगे। देखिए एक तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तभी हम कंफ्यूज होते हैं, जब यहाँ पे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ऑल आप इस तरह से आते हैं। तो देखिए आप जो है सब कुछ छोड़िए, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए। देखिए इन्वेलप्ड जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, बोला जा रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्वेलप्ड होता है। तो अभी हमने इसके जस्ट ऊपर पढ़ा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है, इन्वेलप्ड नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग, और यहाँ पे हमको बताना है करेक्ट। अब देखिए राइबोसोम्स आर एब्सेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे बोला जा रहा है कि राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्या ऐसा होता है? मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में यही तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रेजेंट होता है और जो कि मेम्ब्रेनस नहीं होता, यानी इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो क्या है? राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता, यानी ये बात भी क्या हो गई? यहाँ पे गलत हो गई। एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी एक अच्छी खासी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, यहाँ पे जो पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियोइड। तो यहाँ क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली सी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। अब देखिए फिर से मस्त क्वेश्चन आ गया कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, यानी वही प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका सेल इन्वेलप जो है उसका सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा कि आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, खैर देखते हैं। देखिए अगर मतलब इनर टू आउटर, आउटर टू इनर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, फिर भी देखिए जो सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनर है, सेल वॉल क्या है? मिडिल है, और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर है। तो ये तो होने से रहा, या तो ऐसा होता IMO यानी इनर और यहाँ पे मिडिल और फिर आउटर, तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या हो गया? आउटर, ये हो गया मिडिल, ये हो गया इनर। ठीक है, ये तो सही है अभी। और सेल वॉल, सेल वॉल तो मिडिल में होता है तो ये तो नहीं होगा। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर होता है, सेल वॉल फिर से यहाँ मिडिल में आ गया, पहले ही इनर आ गया, तो ये भी जो है वो रॉन्ग होता है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सबसे बाहरी जो इनवेलप होती है वो होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल मिडिल में, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो कि इनर होती है, और सेल वॉल का ही एक्सटेंशन होता है मेसोसोम और क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिलम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर मैं बताई नहीं हूँ, अभी यहाँ जो है थोड़ा सा बता देती हूँ, खैर उसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरह से जो है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोट्स का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। और यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं, हुक। और यहाँ से यहाँ ये जो है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो फिलामेंट होता है यही सबसे जो है लॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है कि लॉन्गेस्ट पोर्शन, तो लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिलामेंट। कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके जो फ्लैजिलम होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, सॉफ्ट, ये सब, तो ये आपको बताना होता है। तो याद रखना 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता बेसल बॉडी, एक होता हुक, एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट होता है लॉन्गेस्ट। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, गैस वैक्यूल्स आर नॉट रिपोर्टेड इन, यानी जो गैस वैक्यूल्स है ये किसमें नहीं पाया जाता, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स या फिर अमीबा। तो फ्रेंड्स अमीबा जो है हमारा यूकैरियोट्स है, तो ये इसमें नहीं पाया जाता, वहाँ पे सैब वैक्यूल पाया जाता है। गैस वैक्यूल क्या होता है, स्यूडो वैक्यूल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, विच लेयर ऑफ सेल इनवेलप determines the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेल के शेप को मेंटेन रखता है, उसको जो है प्रॉपरली बनाए रखता है। तो याद रखना सेल वॉल जो है सेल के शेप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, अभी मैंने आपको बताया 70S। नेक्स्ट है मीसोसोम आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो हमको पता है, जो मीसोसोम होता है वो सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। दे, यानी अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ABCD, तो आपको अब बताना है कि यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे जाता है और जब ये अंदर की तरफ इस तरह से धंसता है तो ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो होता है वो जो है एरिया को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। उसी तरह से मीसोसोम भी क्या करता है, ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रेस्पिरेशन हो पाए, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यहाँ पे ये गलत कर दिया कि जो मीसोसोम होता है ये ओनली प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता, जबकि ये बोल रहा है कि दोनों में होता है। तो सी क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पे A एंड B आर करेक्ट। क्या हो जाएगा, A एंड B। इस तरह के क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं, ऊपर स्टेटमेंट दे देगा और नीचे बोलेगा A एंड B, B एंड C, A एंड C, ABC, इस तरह से। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन जो है इजीली बन सकते हैं, कोई हार्ड थोड़े ना होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली बना लेंगे, जैसे अभी हमने बनाया, तो इसमें कोई मुश्किल थोड़े ना है। लेकिन वही है कि आप बार बार उसको रिवीजन करते रहें ताकि वो जो है अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA, दीज स्मॉलर DNA आर कॉल्ड। यानी बोल रहा है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हैव स्मॉल सर्कुलर DNA कैसा होता है, स्मॉल और सर्कुलर होता है। आउटसाइड द जीनोमिक DNA, यानी जो जीनोमिक DNA है उससे अलग हटके ये कुछ स्मॉल सर्कुलर शेप में होते हैं। दीज स्मॉलर DNA आर कॉल्ड, ये जो स्मॉलर DNA होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स,
फेजमिड्स या फिर प्लास्टिड्स या फिर प्रोफेज या प्लाज्मिड्स। तो फ्रेंड्स याद रखना, वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा नहीं, तो सिंपल सा समझ, हमने जो है प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड पढ़ा है तो प्लाज्मिड हमारा हो जाता है। इस तरह से मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। पर फिर भी आप याद रखना, डीएनए का ये जो स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया भी हुआ था। नेक्स्ट हमारा सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कंटेन लिपिड, प्रोटीन, पेक्टिन, म्यूरेमिक एसिड। ये क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ये थोड़ा अलग था, बस इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए। तो याद रखना, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें होता हमारा म्यूरेमिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ सेल एज इधर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इज टू डिटरमाइन वेदर इट, जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोकैरियोट है और जो यूकैरियोट है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इट केम फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हम इस बेस पे यूकैरियोट प्रोकैरियोट को अलग कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था। इट हैज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ये अलग कैसे होगा, क्योंकि दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो ये भी नहीं होता। इट हैज़ साइटोसोल, तो फ्रेंड्स साइटोसोल ठीक है, ये भी दोनों में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है इट हैज़ अ न्यूक्लियस। तो बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ सेल एज इधर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इज डिटरमाइन इट हैज़ अ न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस किस तरह का है, तो इस बेस पे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग कर सकते हैं। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल क्या देखा जाता है? लाइसोसोम, मेसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। तो सीन ओनली इन प्रोकैरियोट्स। अब आप जो है झटके में हो सकता है यहाँ पे राइबोसोम लगा सकते हैं, आप बोलेंगे राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन आपका ध्यान ये नहीं जाएगा कि पूछा जा रहा कि ओनली इन प्रोकैरियोट, केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमको बताना है। तो राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है और ER तो इसमें पाया ही नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीसोसोम। मीसोसोम एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम किसके बने होते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ 2 पार्ट है तो ये तो गया। 3 पार्ट में फिलामेंट, हुक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पार्ट फिलामेंट, सैफ्ट, बेसल बॉडी, ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। 3 पार्ट्स फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये जो है यहाँ पे राइट है। फिर से बताती हूँ आपको, देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये जो होता है ये बेसल बॉडी, फिर ये होता हुक, फिर यहाँ से ऐसे जो निकला रहता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो इस तरह से इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ बैक्टीरियम। आप जो है एक बैक्टीरिया में क्या फाइंड करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे आप क्या पा सकते हैं? न्यूक्लियस पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे, प्रोकैरियोट में होता ही नहीं है, न्यूक्लियाइड होता है, तो ये तो नहीं मिलेगा। गोल्गी ऑपरेटस नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैक्टीरियम में हमको ये मिलेगा? आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, और क्या। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये किसके लिए यूज होता है? अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए बैक्टीरिया में बोला जा रहा कि मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा है कि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर होता है, तो ये तो गलत हो गया। और ये बोल रहा है कि ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है, सेल वॉल अलग है, ग्लाइकोकैलिक्स अलग है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर है, सेल वॉल जो है मिडिल लेयर है। बैक्टीरियल सेल जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोसेस एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल सेल जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोसेस एन
ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, ये यहाँ पे नहीं होगा। आप सीधा सा याद रखिए, जो इसको हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो याद रखिए, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को सराउंड करता है, एक लेयर है मात्र बस। यहाँ ये कोई प्रोटीन वगैरह ये सब बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्रेंड देखिए, आपको क्वेश्चन कैसे लगे, मज़ा आया या नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, जो है आप अपना फीडबैक कमेंट में देना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।